तो लास्ट की दो चीज़ें इसमें और बची हुई हैं आपकी। पहला आता है आपका आत्मपूर्णतावादी। आत्मपूर्णतावादी का क्या मतलब है? आत्मपूर्ण क्या हुआ? अपने काम को पूरी तरह से करना, संतुष्ट हो जाना। व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों से अगर वो संतुष्ट है तो आत्मपूर्णतावादी है। ऐसा ही है? बताएं। अच्छा, आत्मपूर्णता का मतलब व्यक्ति विशेष के द्वारा किए गए कार्यों से व्यक्ति का स्वयं का विकास हुआ या नहीं हुआ, आत्मपूर्ण होने की भावना आती है कि नहीं आती है उसके अंदर। यानी कि अगर आप यहाँ पर नीति शास्त्र पढ़ते हैं, नीति शास्त्र पढ़ने के बाद क्या चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई? यार नीति शास्त्र एज ए विषय आपको जो आज की स्थिति है, कल उस स्थिति में सुधार होता है या नहीं होता है? परसों उससे बेटर आप नीति शास्त्र को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये होता है आपका आत्मपूर्णता की स्थिति। यानी कि कह सकते हैं एक तरह का आत्म साक्षात्कार, स्वयं की चीज़ों का अवलोकन, स्वयं का विकास होना। आपके द्वारा किए गए कार्य से आपका स्वयं कितना विकास हुआ आज की अवस्था से नेक्स्ट डे में, वो होता है आपका आत्मपूर्णता की स्थिति। ठीक है, चलिए इसको लिखिएगा। इसमें लिखिएगा आत्मपूर्णतावाद की कठिनाई यह है कि यह मनुष्य के सभी कार्यों को आत्म विकास के रूप में देखता है। आत्मपूर्णता की कठिनाई यह है कि यह मनुष्य के सभी कार्यों को आत्म विकास के रूप में देखता है। इस संबंध में ग्रीन एवं ब्रैडले ने पूर्णतावाद को आत्मसिद्धि एवं आत्मपूर्णता के रूप में देखा है। आत्मसिद्धि एवं आत्मपूर्णता के रूप में देखा। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा ग्रीन हीगल दोनों दार्शनिक हैं, विचारक हैं, कि चेतना, ग्रीन और हीगल की चेतना के विकास सिद्धांत से सहमत हैं। ग्रीन हीगल की चेतना के विकास सिद्धांत से सहमत हैं। जिसके अनुसार मानवीय चेतना का क्रमिक विकास होता है। जिसके अनुसार मानवीय चेतना का क्रमिक विकास होता है। यह चेतना परिवार, समाज तथा अंततः राष्ट्रीय चेतना के रूप में विकसित होती है। अंततः राष्ट्रीय चेतना के रूप में विकसित होती है। लेकिन वे केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना पर केंद्रित, व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना पर ही केंद्रित रहते हैं तथा व्यक्ति की ही चेतना में
सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना का सामाजिक तथा राष्ट्रीय चेतना का समावेश कर लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, ग्रीन का तर्क है कि मनुष्य के सभी कार्य आत्मविकास की ओर से प्रेरित होते हैं। आत्मविकास की ओर से प्रेरित होते हैं। ब्रैडले भी मनुष्य के सभी कार्यों का लक्ष्य आत्मविकास को ही स्वीकार करते हैं। सभी कार्यों का लक्ष्य आत्मविकास को ही स्वीकार करते हैं। ब्रैडले के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का समाज में एक विशेष स्थान होता है। उस स्थान के अनुरूप ही उसके कर्तव्य निर्धारित होते हैं। उस स्थान के अनुरूप ही उसके कर्तव्य निर्धारित होते हैं। तथा कर्तव्य के समुचित पालन में ही उसका आत्मविकास होता है। कर्तव्य के समुचित पालन में ही उसका आत्मविकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारतीय चिंतन में भी मनुष्य का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार स्वीकार किया गया। लेकिन भारतीय दर्शन का आत्म साक्षात्कार स्वीकार किया गया, लेकिन भारतीय दर्शन का यह नैतिक चिंतन परम तत्व की प्राप्ति है। लेकिन भारतीय दर्शन का एक नैतिक चिंतन परम तत्व की प्राप्ति है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्राप्ति है। परम तत्व की प्राप्ति है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आत्म साक्षात्कार की अवधारणा लगभग निरस्त हो चुकी है। वर्तमान में आत्म के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाता है। आत्म के व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया जाता है। मनुष्य के व्यक्तित्व में निहित संभावनाओं को साकार रूप देना ही आत्मविकास समझा जाता है। मनुष्य के व्यक्तित्व में निहित संभावनाओं को
साकार रूप देना ही आत्मविकास समझा जाता है। व्यक्तित्व में निहित संभावनाओं को वास्तविक रूप देना ही आत्मपूर्णता कहलाता है। वास्तविक रूप देना ही आत्मपूर्णता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आपका साधन एवं साध्य। साधन एवं साध्य। ठीक है, साधन एवं साध्य क्या हैं? साध्य क्या है? किसी चीज की प्राप्ति, और उस प्राप्ति के लिए हेतु आपने जिस चीज का प्रयोग किया वो क्या हुआ? साधन। ठीक है, जैसे आपके लिए साध्य क्या हुआ? यूपीएससी, आईएसपीसीएस। इसके लिए साधन आपने क्या यूज़ किया? कोचिंग स्थान, स्टडी, अध्ययन करना। उसके लिए आपने बुक ली, कोचिंग ज्वाइन किया, घर से बाहर आए। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो साध्य क्या हुआ? कोई सी चीज़ की प्राप्ति, कोई आपका लक्ष्य है और उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया गया आपके साधन। ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकता है। आर्थिक, इसके आर्थिक मूल्य हो सकते हैं, इसके अपने सामाजिक मूल्य हो सकते हैं, धर्म के धार्मिक मूल्य अलग हो सकते हैं। ठीक है, आर्थिक मूल्य क्या है? आपको इस प्रिपरेशन के दौरान साधन के रूप में पैसों की आवश्यकता। सामाजिक मूल्य क्या है? समाज में रहने के लिए, एक समझ के सामाजिक प्राणी के रूप में रहने के लिए आपको आसपास का जो वातावरण होगा उसके अनुरूप रहना होगा, कुछ नियम सिद्धांतों का पालन करना होगा, रीति रिवाजों के अनुरूप रहना होगा, अशिष्टतापूर्ण व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, तो सामाजिक मूल्यों के अनुरूप आपको आचरण करना होगा इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ आपको जो यूपीएससी एज ए एस्पिरेंट के रूप में जो उसके नियम, कायदे, कानून, या फिर कह सकते हैं जो उसके सार तत्व जिसकी हम बात करते हैं, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता, प्रतिबद्धता, इन सारी चीज़ों को आप पालन करना हो। धार्मिक रूप से क्या है? व्यक्ति विशेष की अपनी स्वयं की कुछ मूलभूत संभावनाएं, कुछ मूलभूत धार्मिक आधार हैं, कुछ आस्थाएं हैं किसी वर्ग विशेष, किसी धर्म विशेष के प्रति। संविधान भी कहता है कि आप अपने धर्म का आचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्र हैं, उसकी आप स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के अलग अलग साधन हैं और उन्हें प्राप्ति के अवसर के रूप में उन साधनों का आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में 2-4 आपके बस पॉइंट आउट कर लीजिए और इसके साथ ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग डालिएगा साधन और साध्य। इसमें लिखिएगा किसी भी नैतिक कर्म के निर्धारण के दौरान, किसी भी नैतिक कर्म के निर्धारण के दौरान साधन और साध्य दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। साधन और साध्य दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। ये किसने कहा? अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार। ठीक है, इस वक्तव्य को आपको डबल इन्वर्टेड कामा में कर लीजिएगा और डैश करके साइड में लिख लीजिएगा गांधी। नीचे लिखिएगा गांधी के दर्शन के अनुसार, गांधी के दर्शन के अनुसार वह कर्म नैतिक है जो सर्व कल्याण की आकांक्षा से किया गया। वह कर्म नैतिक होता है जो सर्व कल्याण की आकांक्षा से किया गया हो।
जैसे किसी भीड़ की रक्षा के लिए, गोलियों का प्रहार करते हुए उन्मादी व्यक्ति पर हिंसा का प्रयोग करना। उन्मादी व्यक्ति पर हिंसा का प्रयोग करना। समझ में आया? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? किसी भीड़ की रक्षा करना साधन है या साध्य है? साध्य है। आपका साध्य क्या है कि आपके भीड़ की रक्षा करनी। इसके लिए आपने साधन क्या यूज़ किया? गोली चलाना। ठीक है। तो क्या यहाँ पर जो गांधी जी ने कहा किसी भी नैतिक कर्म के निर्धारण के लिए साधन और साध्य दोनों का पवित्र होना जरूरी है। गोलियां चलाना पवित्र है या नहीं है? साधन आपका पवित्र था। आपको भीड़ की रक्षा करनी है, उसके लिए गोलियां चलाना उचित है। वहाँ पर देखिए लाइन में लिखा हुआ था कि आपकी भीड़ की रक्षा के लिए गोलियों का प्रहार करते हुए उन्मादी व्यक्ति पर, उन्मादी यानी कि जो वहाँ पर आपको उन्माद फैला रहा हो, हिंसा फैला रहा हो, लोगों को नुकसान पहुँचा रहा होगा। ठीक है। भीड़ को नुकसान किसी भी तरीके से वो पहुँचा सकता है। हो सकता है वो भी गोलियाँ चला रहा हो, ठीक है, या बम विस्फोट करने की धमकी दे रहा हो, ठीक है, या हो सकता है कि आपको गन की नोक पर बहुत सारे लोगों को बंधक बना रखा हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो उन्मादी व्यक्ति है, उसने वहाँ पर भीड़ को नुकसान पहुँचाने में कुछ भी कर सकता है। तो भीड़ को आपको बचाना आपका साध्य है और बचाने के लिए आपने इस साधन का प्रयोग किया, भीड़ पर गोलियाँ चलाना। ठीक है। भीड़ बचा गया, उन्मादी व्यक्ति पकड़ा गया। अब ऐसा नहीं कि आपने जो गोलियां चलाई उससे आपने उसको मार दिया है, आपने उसको बंदी बनाने हैं तो उस पर प्रहार के, ताकि वो जो साधन है उसके बाद वो हट जाए, उसके बाद उसको पुलिस को सौंप दिया जाए। तो आपने दोनों तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित कर लिया। लोगों को नुकसान भी नहीं चाहिए, उन्मादी व्यक्ति को भी आपने पुलिस के हाथों पकड़वा दिया और भीड़ की आपने रक्षा भी कर ली। आपके कर्म क्या है? दोनों चीज़ों तरीके से क्या हुए? आप पवित्र हैं, साधन भी साध्य भी। हो सकते हैं, ऑप्शन बहुत सकते हैं। अब ये परिस्थितियाँ डिसाइड करेंगे। एक मैंने आपको परिस्थिति, दूसरी भी कई सारी यहाँ परिस्थितियाँ हो सकती हैं। मैं सिर्फ एक समझाने के उद्देश्य बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। इसमें उपरोक्त परिस्थितियों के अलावा कई अन्य कारक होते हैं जो नैतिक कर्म का निर्धारण करते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों के अलावा कई अन्य कारक भी होते हैं जो नैतिक कर्मों का निर्धारण करते हैं। जैसे पहले लिखेगा धर्म, इसमें लिखेगा धर्म के दो पहलू हैं। धर्म में लिखेगा धर्म के दो पहलू हैं। पहला है तत्व, दूसरा है मत। मत मतलब कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मत लिखना है। मत, ठीक है। तत्व क्या है? तत्व मान लीजिए मानवता है। मानवता के दृष्टिकोण के लिए हर एक व्यक्ति से अगर पूछा जाए उसका क्या मत है, वो क्या मानता है मानवता के लिए, अगर उसको बोला जाए बोलने के लिए, हो सकता है आपका सबका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका मत अलग अलग होगा। इसी तरह धर्म के निर्धारण को लेकर भी है कि धर्म में, हर एक धर्म में मानवता को लेकर हो सकता है अलग अलग आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो। हर धर्म में मानवता को लेकर कुछ अलग अलग बातें बोली गई हैं, या हर एक व्यक्ति जो अलग अलग धर्मों से संबंधित है उसका अपने धर्म के प्रति अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है।
या एक ही धर्म को मानने वाले लोगों के बीच भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ठीक है, एक ही धर्म को मानने वाले में एक हो सकता है बहुत अंधविश्वासी हो, बहुत ज़्यादा उसकी आस्था इतने स्तर की हो कि आप उसके बारे में सही गलत तर्क वितर्क करना भी नहीं चाहता, क्या सही क्या गलत, वो हर चीज़ को सही मानता है। चाहे उसमें बलि देने को भी बोला गया, बलि देना भी वो सही मानता है, किसी का प्राण लेना वो सही मानता है, लेकिन तर्क देने रह जाए तो मानवता के दृष्टिकोण से, नैतिकता के दृष्टिकोण से ये सर्वथा अनुचित है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि आपके धर्म के अनुसार या धर्म को लेकर या व्यक्ति विशेष किसी भी विषय को लेकर तत्व एक हो सकता है और उस तत्व को लेकर विभिन्न लोगों का अपना अपना मत हो सकता है, और ये अप्लाइड आपका धर्म पर भी होता है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा तत्व यानी कि क्या होगा, तत्व क्या होगा और मत क्या होगा, इसका निर्धारण तो तत्व क्या होगा, इसमें लिखिएगा समाज में वह कर्म जो सर्वधर्म समभाव को, समाज में वह कर्म जो सर्वधर्म समभाव की ओर बढ़ेगा। जबकि मत के अनुसार मतों के आधार पर निर्धारित किया जाए तो, मतों के आधार पर निर्धारित किया जाए तो कर्म मतांतर यानी कर्म में अंतर, कर्म मतांतर और मतभेद उत्पन्न करेगा। मतांतर, कर्म मतांतर और मतभेद उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो बोला गया कि धर्म है, धर्म का आपके निर्धारक तत्व क्या हैं। ठीक है, निर्धारक तत्व को लेकर उन्होंने दो बातें बोली, दो चीज़ें बोली। क्या क्या बोला था, एक तरफ उन्होंने बोला कि आपका तत्व, दूसरी साइड बोला मत। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने तत्व क्या होगा इस पर भी क्वेश्चन मार्क किया, और मत क्या होगा यहाँ पर भी उन्होंने क्या कहा कि मत क्या होगा, इस पर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया। इसका उन्होंने आंसर दिया कि तत्व की जो विशेषता है वो मानवता है, और मानवता कहती है कि सर्वधर्म समभाव के प्रति आगे बढ़ती है। लेकिन यही बात अगर मत को लेकर करें तो यहाँ पर मत क्या करेगा, मानवता के दृष्टिकोण से उनका विचार क्या होगा, अलग अलग होगा, और जब लोगों में अलग अलग होगा तो यहाँ पर मतांतर होगा और मतभेद उत्पन्न करेगा। बस सीधा और सिंपल सा यही कहना चाहता है धर्म। ठीक है, बनाना हो तो ये आप ग्राफ बना लीजिए, आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। इस ग्राफ को बना लीजिए, धर्म के निर्धारित तत्व, तत्व और मत। तत्व क्या है, मानवता। मत क्या है आपका, मत अलग अलग हो सकते हैं सबके। तत्व क्या होगा, सर्वधर्म समभाव। लेकिन सर्वधर्म समभाव में क्या यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू अगर अलग अलग होंगे तो लोगों के बीच ये मतांतर और मतभेद ये उत्पन्न करेगा। चलिए, तो हम बात यहाँ पे हमने कर लिया धर्म को लेकर। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य, इसमें लिखिएगा प्रत्येक समाज के मूल्य, प्रत्येक समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं, अतः सामाजिक परिवेश के अनुरूप, अतः सामाजिक परिवेश के अनुरूप भी नैतिकता के निर्धारक, सामाजिक परिवेश के अनुरूप भी नैतिकता के निर्धारक
तत्व अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए यदि अमेरिका का सामाजिक मूल्य भौतिकवादी है, तो वहाँ के कर्म में भौतिक मूल्यों की प्रधानता होगी। तो वहाँ के मूल्य में भौतिक मूल्यों की प्रधानता होगी। वहीं यदि भारत के समाज में आध्यात्मिक पहलू की प्रधानता है, तो कर्मों के निर्धारण में आध्यात्मिकता को बल दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य में लिखिएगा आध्यात्मिकता को बल दिया जाएगा। आर्थिक मूल्य। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आर्थिक मूल्य। इसमें लिखिएगा प्रत्येक समाज का आर्थिक मूल्य अलग अलग होता है। अतः उन आर्थिक मूल्यों के आधार पर भी नैतिक कर्मों का मूल्यांकन अलग अलग तरीके से होता है। जैसे रूस और चीन में आर्थिक मूल्य समाजवादी हैं तो कर्म का निर्धारण उसी अनुसार होगा। जबकि अमेरिका में आर्थिक मूल्य पूंजीवादी हैं तो कर्म का निर्धारण भी इसी आधार पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं और आपका नीतिशास्त्र के निर्धारक तत्वों की यहाँ पर पूरी हो गई।